हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। तो दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स को आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, फिर उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे और उनसे संबंधित कुछ जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप हमारे चैनल पे जाकर, हमारी कम्युनिटी में या पोस्ट में जाकर कुछ क्विज़ हैं उनको आप लगा के वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को आपका यह पुरस्कार दिया गया है। तो देश का सबसे बहादुर पुलिस बलों में से जो सबसे अच्छा पुलिस बल है वो किसको चुना गया है? वो छत्तीसगढ़ की पुलिस को चुना गया है। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य पुलिस को, छत्तीसगढ़ की जो राज्य पुलिस है उसको आपका इस पुरस्कार से नवाजा है। तो बीते 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाएं, बहादुरी और कर्तव्यपरायणता के लिए राज्य को यह सम्मान आपका प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ यह सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है। ठीक है, यानी जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में ही यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो युवा राज्य से अर्थ है हमारा कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक इसके अभी 24 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपको पता है कि 2000 में 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, झारखंड, ठीक है, और एक आपका उत्तरांचल। तो वहाँ से राज्य आपके बने, तो तब से लेकर आज तक आपके 24 वर्ष हुए हैं इनको, इसलिए सबसे युवा राज्य है जिसने यह पुरस्कार आपका प्राप्त किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जैन कास्ट का अनावरण किया है? हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड जैनकास्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग? तो ये किसने किया है? गूगल ने। तो गूगल डीप माइंड ने जैनकास्ट नामक एआई मॉडल पेश किया है जो मौसम पूर्वानुमान के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो दुनिया के शीर्ष पूर्वानुमान प्रणाली है। जैनकास्ट 15 दिनों तक के लिए तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह अपने पूर्ववर्ती से आगे बढ़कर 50 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामिति के अनुकूल डिफ्यूजन एआई का उपयोग करता है और जटिल मौसम संभावनाओं का मॉडल बनाता है। यानी जो वेदर का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि आगे समय पे कैसे रहेगा, तो उससे पूरा अंदाज लगाता है, जो अगले 15 दिनों तक के सटीक मौसम के पूर्वानुमान को लगा सकता है, जिससे हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं। आज मौसम की पूर्वानुमान आज आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, अगले 10 दिन में कहाँ बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा। तो इससे काफ़ी कुछ मदद मिलती है। इससे मौसम संबंधित जोखिमों की भविष्यवाणी में सुधार करता है ना, जिससे अधिकारी जीवन बचाने, नुकसान कम करने या लागत घटाने में सहायता प्राप्त करते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पथों के पूर्वानुमान में एक उत्कृष्ट है ना, और मील का पत्थर आपका यहाँ पर साबित होता है। यानी जैसे कभी कोई तूफान आना है उसका एक अंदाज़ा लग जाता है, भारी बारिश होना है उसका अंदाज़ा लग जाता है, बर्फबारी का अंदाज़ा लग जाता है। तो इससे यानी मौसम से संबंधित लगभग कोई भी भविष्यवाणी इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी, जिससे प्रकृति से होने वाली आपदाओं से मानव जीवन या उनसे बचा जा सकता है या फिर उनसे जोखिम कम हो सकती है। भारतीय डाक, दूरसंचार, लेखा एवं वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? When did the Indian Postal Telecommunication Accounts and Finance Service celebrated its 15th Foundation Day? तो ये कब मनाया है? 14 दिसंबर को आपका मनाया है। इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें आपके सामने दिख रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और भारत के केंद्रीय संचार मंत्री आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा है कि डाक विभाग डिजिटल मंच पर आने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि डाक सेवा जन सेवा है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारतीय डाक विभाग है ये कई तरीके के आयाम स्थापित कर रहा है। आज लगभग सर्विसेज आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी दे रहा है ना।
तो उसी के लिए सरकार ने आपका ये आयोजित किया। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज विजय दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये विजय दिवस जो है वो हमें पता है कि 1971 की जो जंग थी उसमें विजय की याद में आपका विजय दिवस मनाया गया। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सबको पता है कि 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच आपकी लड़ाई हुई थी, जिसकी जो विजय थी वो 16 दिसंबर को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो उसी में आपका ये मनाया जाता है। तो दोस्तों एक विजय दिवस और मनाया जाता है जिसको हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में जानते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड ISA मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 105th मेंबर्स। ठीक है, तो मोल्दोवा नाम का एक देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपका शामिल हुआ है 105वें सदस्य के रूप में। हमने अभी पिछले वीडियोस में देखा था कि अभी मोल्दोवा का दूतावास जो है वो भारत में खोला गया और मोल्दोवा में भारत के दूतावास का शुभारंभ किया गया। अभी हाल ही में हमने इसका डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपका जो सदस्य है वो कौन बना है? मोल्दोवा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज देखिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार काफ़ी फोकस कर रही है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए आगे चल के ऊर्जा का एकमात्र स्रोत आपका हमारे सामने सूर्य ही रहने वाला है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो एनर्जी का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य ही है। हम लोग अगर साइंस को पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है। आज ईंधन जो है वो हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर ख़त्म होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे सामने क्या बचेगा? तो इसलिए सरकारें जो हैं, हर देश की सरकारें सोलर एनर्जी पर फोकस कर रही हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयर कार्गो हब बी विल रिसेंटली? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की ज़मीन का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास MRA और कार्गो परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण और निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह एयरपोर्ट और इसके आसपास के क्षेत्रों में विशाल परियोजनाओं का कार्य आपका शुभारंभ करने के लिए आपकी शुरुआत है। इस निर्णय से विकास की गति तेज हो जाएगी और क्षेत्र में किसानों को आपका मुआवजा मिलेगा। तो सरकार कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाती है तो उसके लिए देखिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो ज़मीन जो होती है वो अधिग्रहण की जाती है, सरकार उसको लेती है और किसान होता है, कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है उसको उसका मुआवजा देती है। ठीक है, जेवर के नए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब से किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। वे अपनी कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, दूध उत्पाद और अन्य जो सामग्रियां हैं उनको देश विदेश में आसानी से भेज सकेंगे। तो जो यह कार्गो हब है यह गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के उत्पादों के लिए एक प्रमुख जो है वो एक्सपोर्ट हब बनेगा। यानी यहाँ की जो प्रोडक्शन यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। इससे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार तक पहुँचने में आपकी मदद मिलेगी, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, है ना। तो कार्गो हब का अर्थ आपको सबको शायद पता होगा, नहीं पता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो कॉमर्शियल जो आपका एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो वो एक तो पैसेंजर और एक आपका कॉमर्शियल, जैसे मालवाहक और सवारी वाहक। जैसे हमारे यहाँ हम लोग ट्रेन देखते हैं, मालगाड़ी होती है, सवारी ले जाने वाली ट्रेन होती है। तो जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं वो प्लेन हम लोग देखते हैं कि पैसेंजर्स को ले जाती हैं, तो सवारी है। और आपका दूसरा होता है कि आपका मालवाहक भी विमान होते हैं। विमानों से भी जो माल होता है वो एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपकी ये सेवाएं प्रदान करती हैं, तो उसको कार्गो कहा जाता है। तो ये नोएडा में आपका बन रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर है। सरकार लगातार जो है वो एयरपोर्ट्स की संख्या का भी विस्तार कर रही है। हमारे भारत देश में लगातार जो एयरपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग के कनेक्शन तक आपकी जो फ़्लाइट्स हैं वो हो गई हैं।
तो चाहे आपको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है तो घंटों का सफ़र जो है होता है वो आप मिनटों में तय कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको अगर जाने में 12 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं ट्रेन से, तो आप यहाँ फ़्लाइट से 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। आपके पास अगर आपका समय कीमती है, पैसा कीमती नहीं है, तो आप पैसे का यूज़ करके समय को बचा सकते हैं। थोड़ा सा किराया ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे देश में जो फ़्लाइट्स का सफ़र है वो काफ़ी सस्ता है अन्य देशों की तुलना में। तो पैसेंजर सेवा और मालवाहक सेवा दोनों के लिए जो विमानन सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो उसी से संबंधित है ये कार्गो हब, यानी यहाँ से मालवाहक विमान के लिए आपका एक ये बन के तैयार हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? उत्तरांचल ने किया है। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपका इसका उत्तराखंड देश की पहली योग नीति लागू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने की सरकार की योजना है और सरकार इस पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक बीइंग एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो भारत के चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक आपका स्थापित किया जा रहा है। तो डायबिटीज़ दोस्तों आप सबको पता है कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। डायबिटीज़ से जो व्यक्ति होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी सारे मतलब पूरा शरीर जो होता है वो अंदर से एक आपका खोखला होता चला जाता है ना। भारत में पहला मधुमेह बैंक शुरू हुआ है जिससे इस बीमारी के उपचार में प्रगति मिलेगी। चेन्नई में मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग के सहयोग से इसकी शुरुआत की है। इससे मधुमेह को लेकर आपका शोध और नए बायोमार्कर की पहचान कर आपका आसान होगा, है ना। साथ ही बैंक में रोगियों के बायो सैंपल्स लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी यहाँ पर डायबिटीज़ सेंटर आपका ये बना है जिसमें डायबिटीज़ बीमारी से संबंधित आपका उनकी जांच, उनकी जो सैंपल हैं अच्छी तरीके से आपका, और यहाँ पर एक रिसर्च भी की जाएगी जिसमें काफ़ी सारा बहुत कुछ आगे चल के मिलेगा हम लोगों को। डायबिटीज़ के लिए आपका ये किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हमने आज डिस्कस किया। ये कुछ फैक्ट्स रहे, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ के इनको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल पे आप लोग जाइए। हमारे चैनल में आप लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मैं कुछ डेली कुछ फैक्ट डालता हूँ, कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, तो उनको आप लोग लगाते रहिए लगातार और उससे जुड़ते रहिए। काफ़ी लोग उससे जुड़ भी रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आप डेली अपडेट रहेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्या होना है, ये सब कुछ अपन धीरे धीरे इसमें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियोस की। ठीक है, वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रहा है इसलिए इसको लाइक करें और जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।